ये सब एक विशेष रात को शुरू हुआ जब एक निश्चित महिला एक निश्चित बच्चे के साथ शरण की तलाश में डंटन आश्रय में आई। हालांकि मालिक ने यह बहाना बनाते हुए उन्हें अपने साथ रखने से इनकार कर दिया कि उनके पास पहले से ही देखभाल के लिए पर्याप्त जीवन है। तभी महिला कमीने को एक चांदी का सिक्का रिश्वत देती है, जो इस लालची बदमाश के लिए अपवाद बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं तो वह उन्हें वह कमरा दिखाता है जिसमें उन्हें रहना चाहिए। चूंकि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वह आश्रय नियमों और जिम्मेदारी शुल्क पर कल विचार करने का फैसला करता है। इतना कहने के बाद वह आदमी चला जाता है। महिला, उसका नाम हेलेन है, बच्चे को बिस्तर पर बैठने में मदद करती है और किसी कारण से वह इस गरीब आत्मा के लिए दुखी महसूस करती है जिसे इतनी कम उम्र में इतना कुछ सहना पड़ता है। मीट वाला बच्चा जानना चाहता है कि उसके माँ और पिताजी कहाँ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों के साथ कुछ दुखद हुआ है और हेलेन सच उगलने से बहुत भयभीत है। इसलिए वह उसे आधारहीन आशावाद देती है और दावा करती है कि वह जल्द ही अपने माता पिता से मिल सकेगा। लेकिन इससे पहले बेहतर होगा कि वह कुछ जैड को पकड़ ले और अगले दिन के आने का इंतजार करे। मासूम बच्चा उसकी बात मान लेता है और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो जाता है। इस बीच महिला जोर जोर से खांसने लगती है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह मरने वाली है और हर खांसी के साथ खून निकल रहा है। छोटे लड़के को अंतिम विदाई देते हुए वह वहीं पर मर जाती है। बच्चा थोड़ी देर बाद उठता है और देखता है कि खून से सनी चादरें पहले से ही ऊपर उठ रही हैं। बाद में आश्रय का प्रबंधक अपनी मालकिन के साथ आता है। ये दोनों बदमाश अपने आश्रय में बूढ़े शावक को अपने ऊपर मरते हुए देखकर नाराज हो जाते हैं। मालकिन ने देखा कि बच्चे के बाल पॉलिन जैसे ही ब्लीच रंग के हैं, जो एक महिला है जो कुछ समय से आश्रय में रह रही है। शैतान की बात करते हुए पॉलिन भी दिखाई देती है, और हाँ, वह वास्तव में काफी हद तक बच्चे जैसी दिखती है। मालकिन ने तुरंत आदेश दिया कि बच्चा अब से पॉलिन के अधीन रहेगा। चूंकि यह एक चैरिटी शो नहीं है, पॉलिन और बच्चे को सड़कों पर एक साथ भीख मांगकर पैसे लाने पड़ते हैं। अब इस डंटन आश्रय के बारे में, यह तकनीकी रूप से चैरिटी के पैसे और सरकारी सब्सिडी के साथ संचालित होता है, जो उन लोगों के लिए एक अभयारण्य है जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वास्तव में यह एक दुष्ट जगह है जो केवल मुनाफा कमाने के लिए जिम्मेदारी शुल्क के बहाने बच्चों का शोषण करती है। पॉलिन ने अपना परिचय दिया और लड़के का नाम पूछा। बच्चा कोई जवाब नहीं देता। वह अभी भी उस महिला के बारे में अपने विचारों में फंसा हुआ है जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। पॉलिन उसके चेहरे पर छाई चिंता को पढ़ सकती है, इसलिए वह उसके पास बैठती है और उसे थोड़ा जगाने के लिए कहती है। वह ठीक से नहीं जानती कि वह किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन जो कुछ भी है वह अतीत में है, और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे अपनी ठुड्डी ऊपर रखनी होगी। यदि वह उत्साहित रहता है और अपना उत्साह ऊंचा रखता है तो खुशी अंततः अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उससे कहती है कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करे। बच्चा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, और ऐसे ही उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। उस दिन के बाद से वह पॉलिन का बेटा होने का नाटक करता है और वे सड़कों पर एक साथ भीख मांगते हैं। हालांकि उनका माँ बेटे का रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर के रूप में शुरू होता है, पॉलिन हमेशा उसकी देखभाल करती है जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। वह उसे बदमाशों और अन्य आवारा लोगों से बचाती है। उसकी सारी देखभाल के साथ बच्चा कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता, एक बार भी नहीं। और ऐसे ही 5 साल हल्की हल्की हवा की तरह बीत जाते हैं। अब लड़का 8 साल का है। वैसे उसका नाम रोवन है। जब वे एक शाम एक साथ बैठते हैं तो वे वर्षों में की गई कड़ी मेहनत के लिए एक दूसरे की सराहना करते हैं। उस सुबह रोवन को यह अफवाह उड़ी कि वह जल्द ही चली जाएगी, और वह इस पर चर्चा करना चाहता था। पॉलिन इसके सच होने की पुष्टि करते हुए ज्यादा रोमांचित नहीं दिख रही है। जाहिर है उसे किसी रईस के घर में नौकरानी की नौकरी की पेशकश की गई है। रोवन वास्तव में उसके लिए खुश है। उसका मानना है कि वह एक नौकरानी के रूप में इसे कुचल देगी। पॉलिन उसे बहुत अधिक चिंता करने के लिए चिढ़ाती है, खासकर तब जब उसके पास पहले से ही काफी कुछ हो। इस बीच बच्चा पिछले 5 वर्षों में उसके लिए किए गए हर काम के लिए वास्तव में आभारी है। जब हेलेन ने उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, या जब आश्रय के बच्चों ने उसे धमकाया, या जब आवारा लोग झगड़े करते थे, तो वो पॉलिन ही थी जो हमेशा वहां थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। इससे पहले कि उसे इसका एहसास हो, उसके आंसू गिरने लगते हैं। हालांकि उसे उसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन उसके जाने का विचार उसे अंदर से तोड़ रहा है। पहले यह उसके माता पिता थे और फिर हेलेन, और अब पॉलिन है जो उसे अकेला छोड़ने वाली है। अंततः हर कोई चला जाता है और फिर से पीछे छूट जाने का विचार उसे परेशान करता है। पॉलिन तुरंत उसे उसके दुख से बाहर निकालती है। वह उसे याद दिलाती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई शारीरिक रूप से उसके बगल में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल अकेला है। वह वास्तव में तभी अकेला होता है जब उसका दिल खाली होता है। यदि वह उन लोगों को पकड़ता है जो चले गए हैं और अंदर अच्छी तरह से देखते हैं, तो वह देखेंगे कि वे उससे कितना प्यार करते थे और उसकी कितनी परवाह करते थे। इसलिए जब भी अकेलापन आता है तो वह कहती है कि उसे बस अपनी आंखें बंद करने और उसके दिल को महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दिन ढल जाते हैं, सूरज चला जाता है और एक और रात आ जाती है। घने जंगल में खड़े होकर रोवन को पॉलिन के विदाई वाले शब्द याद आते हैं। अकेला महसूस करते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपना हाथ अपनी छाती पर रख लेता है और अपने दिल की आंखें खोलने की कोशिश करता है ताकि वह उन लोगों को महसूस कर सके जो उसके लिए मायने रखते हैं। जैसे ही वह ऐसा करता है, मन उसके चारों ओर घूमने लगता है। अपनी आंखें बंद होने पर भी वह हर चीज के आर पार देख सकता है, जैसे कि उसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही हो। न केवल दुनिया,
बल्कि वह अपने माता पिता हेलेन और पॉलिन को भी महसूस कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को वह प्यार करता है वह उसके दिल के करीब महसूस करता है। पॉलिन को आश्रय छोड़े हुए कई वर्ष बीत गए। उसने इतने समय में एक बार भी रोवन से संपर्क नहीं किया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह अभी भी अपने नए जीवन में समायोजन करने में व्यस्त है। अभी वह बस उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर सकता है। इस बीच वह अन्य बच्चों की तरह अकेले भीख मांग रहा है। निदेशक उसे जोन 1 सबसे अधिक लाभदायक क्षेत्र सौंपता है। चूंकि वह अच्छी कमाई करता है, इसलिए अन्य बच्चों की तुलना में उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाता है। फिर यह लड़का है जो रोवन के प्रति बहुत ही मित्रतापूर्ण है। उसका नाम ब्लेक है और वह जोन 1 का पर्यवेक्षक है। जब से उसने बच्चे की दुखद अतीत की कहानी सुनी है तब से वह रोवन के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वह वही व्यक्ति है जिसने बच्चे को यह एहसास कराने में मदद की कि आंखें बंद करने के बाद वह जो प्रकाश समूह देखता है वह मन है। चूंकि यह लड़का इतना मददगार और मिलनसार है, रोवन के पास इस आदमी से नफरत करने का कोई कारण नहीं है। इस आदमी के शरीर के अंदर सघन प्रकाश गुच्छ है और वह मैना का उपयोग करने वाला एक अच्छा तलवारबाज निकला। चूंकि रोवन मन को देख सकता है, उसने देखा कि ब्लेक के मन में एक अजीब सी धुंधली चमक है। आइए इस बारे में थोड़ा संदर्भ लें कि इस दुनिया में मन कैसे काम करता है। मन वह मुख्य घटक है जिसने इस दुनिया को बनाने में मदद की। लोग सांस के माध्यम से मन का उपभोग करते हैं, अनजाने में दुनिया के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। सभी लोगों में ब्लेक जैसे कुछ लोग विभिन्न प्रशिक्षण विधियों, जिन्हें मन साधना कहते हैं, के माध्यम से मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ब्लेक ने रोवन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि उचित ज्ञान के बिना माउंटा की खेती न करें, क्योंकि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यह घातक हो सकता है। जैसे ही कुछ राहगीर उसकी बाल्टी में सिक्के डालते हैं, रोवन किसी भी भिखारी की तरह ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त करता है। कुछ गुजरती महिलाएं रोवन को काफी सुंदर और मनमोहक पाती हैं, लेकिन उसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ होती हैं। इस बीच रोवन अपने ही विचारों में खोया हुआ है और इस मैना गेम को समतल करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वह एक ही समय में वास्तविक वस्तुओं और मन को देखने की आदत डालने की कोशिश कर रहा है और वह इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है। यह छोटी सी उपलब्धि उनके चेहरे पर एक फीकी विजयी मुस्कान ला देती है। अभी कुछ समय पहले दोनों को एक साथ देखना कठिन था, लेकिन अब उसे इसकी समझ आ गई है। हालांकि यह जीत कठिनाइयों से रहित नहीं है, भौतिक वस्तुओं और मन दोनों को ओवरलैप होते देखना अभी भी उसे चक्कर और सुस्त बना देता है। ब्लेक अचानक आता है। रोवन ने पहले ही कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, इस पर मोहित हो जाता है। रोवन ने बस अपने आकर्षण को कम कर दिया, यह व्यक्त करते हुए कि यह सब खूबसूरत दिल वाले इतने सारे लोगों का धन्यवाद है। ब्लेक ने उसे अपने आसपास किसी भी खतरे के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। आखिरकार उनकी सफलता से कुछ लोगों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है, इसलिए अगर रोवन को कुछ भी असामान्य नजर आता है तो ब्लेक चाहता है कि वह तुरंत इसकी रिपोर्ट करे। उस सलाह के साथ ब्लेक आखिरी बार अलविदा कहने से पहले दूर जाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि रोवन ने पहले ही कुछ अजीब देखा है, हालांकि वह वास्तव में अपने वरिष्ठ को बताना नहीं चाहता है। जाहिरा तौर पर भीड़ के बीच अजनबी, विशेष रूप से मजबूत और उज्ज्वल मन वाले लोग ऐसे दिखते हैं जैसे ब्लेक की तरह उनके पेट में मन सघन हो गया हो। लेकिन जो चीज उन्हें सामान्य मैना उपयोगकर्ताओं से अलग करती है वह यह है कि कल उन्होंने जिन दो अजनबियों को देखा, उनके मैना में असाधारण रूप से चमकदार चमक थी। जो बात रोवन को और भी अधिक चिंतित करती है वह यह है कि वे लोग उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन फिर वे इमारतों पर छलांग लगाते हुए तुरंत गायब हो गए। इसके अलावा वे लोग बहुत खतरनाक नहीं लग रहे थे और रोवन वास्तव में नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वह मन को देख सकता है, क्योंकि वह चाहता है कि यह रहस्य उसका ही बना रहे। जैसे ही एक आदमी अपने स्क्रैप बिन में एक और पैसा डालता है, रोवन को पता चलता है कि उसका बिन पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए वह इसे एक नए से बदलने के लिए बेस कैंप तक चलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह चलता है वह छाया में छिपे कुछ लोगों को देखता है और उनके भीतर वही मजबूत रंगीन मन है, कुछ ऐसा जो उसने पहले देखा हो। तो उसे पूरा यकीन है कि ये कल वाले ही लोग हैं। एक नहीं बल्कि कई लोग लगातार उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। रोवन को कोई अंदाजा नहीं है कि ये संदिग्ध लोग क्या कर रहे हैं। इस बार वह विशेष रूप से डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि यह पहली बार है कि वे उसका इतने करीब से पीछा कर रहे हैं। एक आदमी उसके पीछे है और एक बगल में है। उसे बस किसी तरह बेस कैंप तक पहुंचना है। उसकी चिंता उसके आवेगों पर हावी होने लगती है, क्योंकि वे संदिग्ध लोग उसके और उनके बीच की दूरी को कम करना जारी रखते हैं। एक बिंदु पर वह सोचता है कि वह गड़बड़ हो गया है, लेकिन शुक्र है कि आखिरी वक्त में रोवन को एक परिचित शख्स की आवाज सुनाई देती है और वह परिचित व्यक्ति निश्चित रूप से ब्लेक है, जो ईश्वरीय गति से नीचे आ रहा है। एक बार जब वह अंततः रोवन को पकड़ लेता है तो ब्लेक उसे अपनी बाहों में भर लेता है और इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह एक इमारत की छत पर जा गिरता है। उन छायादार आकृतियों ने भी उन्हें पकड़ लिया है, इसलिए ब्लेक ने रोवन को सावधान करते हुए अपनी गति बढ़ा दी कि वह डटे रहें और बॉक्स से एक भी पैसा न फिसलने दें, अन्यथा वे खाली पेट सो सकते हैं। इस बीच रोवन का दिमाग पहले से ही अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जिससे ब्लेक काफी उलझन में है। एक बार जब वे अंततः आश्रय स्थल पर पहुंच जाते हैं तो वरिष्ठ बच्चे को वापस जमीन पर लिटा देता है, जो अभी भी पूरी तरह से गुमसुम है। ब्लेक को लगता है कि बच्चा शायद इतना डरा हुआ था कि वह पूरे समय एक कठोर डमी की तरह व्यवहार करता रहा। तो अब जब वे यहाँ हैं तो उसने रोवन को आश्वासन दिया कि वे खतरे से बाहर हैं और उसे अंदर जाने का सुझाव दिया। एक बार जब भाई अंदर जाता है तो हमें पता चलता है कि वह पूरे समय निरुत्तर नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग डर के कारण शून्य हो गया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी अभी मिली एक सफलता से स्तब्ध था। जब वे भाग रहे थे तो वह यह देखने में कामयाब रहे कि आंदोलन के दौरान शरीर में मन कैसे प्रवाहित होता है। उन्होंने यह भी देखा कि जब शक्ति अंगों में केंद्रित होती है तो सघन मन कैसे तरंगित होता है। अरे वह ठीक ठीक यह बताने में सक्षम था कि एक छत से छलांग लगाने में कितनी बार विस्फोट और फीकापन लगता है। इसलिए अब उसने जो कुछ भी अनलॉक किया है उसकी पूर्ण सीमा की पुष्टि करने के लिए इसे एक और मौका देने का फैसला किया है। वह अपनी सांस के माध्यम से मन को खींचता है, इसे अपने शरीर में प्रसारित करता है और इसे संघनित करना शुरू कर देता है और जरूरत पड़ने पर इसे छोड़ने की तैयारी करता है। ऐसा लगता है कि छोटे लड़के को आखिरकार यह पता चल गया कि अपने मन का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। आगे जो कुछ बचा है वह वास्तव में इसका परीक्षण करना है। इस बीच अन्य बच्चे जो अपनी पोस्ट पर तैनात थे उन्होंने आना शुरू कर दिया है। उन्हें इस बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है कि सभी को अचानक वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तभी उनका सीनियर आता है। वह जानता है कि हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उनसे कहता है कि वे चिंता न करें क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उन्हें इसके बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए। एक बार जब प्रत्येक जोन लीडर अपना निरीक्षण पूरा कर लेगा तो हर कोई अपने कार्य पर वापस चला जाएगा। उन्हें नहीं पता कि निरीक्षण में कितना समय लगेगा, इसलिए तब तक उन्हें चुप रहने और अपने कमरे में रहने के लिए कहा जाता है, एक बच्चे को छोड़कर जो कि हमारा लड़का है। उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहा गया है क्योंकि उसका स्थानांतरण हो रहा है। बाद में नमः लड़का चुपचाप अपने वरिष्ठ के पीछे चलता है, बस कुछ कदम पीछे चलता है। कुछ बिंदु पर रोवन को एक तरफ खड़े होने के लिए कहा जाता है जबकि उसका वरिष्ठ उस बड़े आदमी के साथ बातचीत कर रहा होता है। स्वाभाविक रूप से बच्चा इस बारे में उत्सुक है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह सुनना उसके लिए बहुत दूर की बात है। तो वह अपने मन को प्रसारित करना शुरू कर देता है और अपने कानों पर ध्यान केंद्रित करता है। और हे भगवान, वह उन्हें बहुत पीछे से भी जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता है। जाहिरा तौर पर वे रोवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे अब छात्रावास विंग से दूर मुख्य भवन में ले जाया जा रहा है। यहां तक कि उनके सीनियर को भी नहीं पता क्यों। चूंकि ये निर्देशक के आदेश हैं, इसलिए वह मानता है कि निर्देशक के मन में बच्चे के लिए एक नर्म स्थान है। खैर, निर्देशक को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार बच्चा बहुत अच्छा दिखने वाला है और जोन 1 में जो हुआ उसे देखते हुए उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना समझ में आता है। रोवन पहले जिन संदिग्ध लोगों से मिला था वे संघ का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि यह मिलन क्या है, लेकिन आशा करते हैं कि जल्द ही इसका पता चल जाएगा। छोटे बच्चे को एहसास होता है कि वे उन दुष्टों के बारे में बात कर रहे होंगे जो आज उसका पीछा कर रहे थे। फिर वह बड़ा आदमी बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। आखिरकार वे मुख्य इमारत से गुजरते हैं और आखिरकार सामने वाले काउंटर पर एमी नाम की एक महिला से मिलते हैं। बड़ा लड़का चाहता है कि रोवन उसका स्वागत करे क्योंकि अब से वह उसकी भलाई की प्रभारी होगी। एक बार परिचय हो जाने के बाद बड़ा आदमी चला जाता है और दोनों एक संक्षिप्त अजीब चुप्पी में रह जाते हैं। एमी ने उसकी उम्र पूछकर इसे तोड़ दिया। छोटा बच्चा तुरंत कहता है कि वह 10 साल का है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह पढ़ या लिख नहीं सकता क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं। एमी को उतनी ही उम्मीद थी। आखिरकार वह छात्रावास विंग से है, लेकिन कल से वह उसे वह सब कुछ सिखाएगी जो उसे जानना चाहिए। तो वह उसे शिक्षक कहना शुरू कर सकता है, या यदि यह कोई औपचारिक स्थिति नहीं है तो उसे बड़ी बहन कहने के लिए उसका स्वागत है। अब जब वह करीब से देख रही है तो उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा छात्रावास के किसी व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक लग रहा है। संकोची लड़का बस यही पूछता है कि उसे सबसे पहले पढ़ना सीखने की आवश्यकता क्यों है। एमी थोड़ा नाराज है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह यहाँ क्यों है। वह बताती है कि पढ़ने का कार्यक्रम तब होता है जब कोई किसी विशेष अवसर के लिए इकट्ठे हुए समूह को जोर से किताब पढ़ता है। कभी कभी इसे किसी नई किताब के लेखक द्वारा या किसी सामाजिक समारोह के हिस्से के रूप में रईसों द्वारा आयोजित किया जाता है। उच्च वर्ग के बीच अच्छा पढ़ना एक बड़ी बात है और इस बार रोवन आश्रय के संरक्षकों के सामने प्रदर्शन करने जा रहा है। यदि वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे विशेष पाठन के लिए भी चुना जा सकता है। आप देखिए, जो बच्चे प्रभावशाली ढंग से पढ़ते हैं उन्हें अक्सर गोद ले लिया जाता है। गोद लेने के लिए चुने गए लोग आमतौर पर अपने प्रायोजक के सामने निजी तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लड़के जैसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक एक भी शब्द नहीं पढ़ सकता, यह एक कठिन चढ़ाई होगी। इस विशाल विद्या भंडार के बाद भाई जरा भी नहीं घबराता। वह बिल्कुल भी भ्रमित या अभिभूत नहीं दिखता है, जो एमी को पूरी तरह से उत्सुक और हैरान कर देता है। वह उसे अपने पीछे आने के लिए कहने से पहले बस उसके सिर पर प्यार से थपकी देती है। वह उसे अपने नए कमरे में लाती है और वहां रहने वाले अन्य बच्चों से उसका परिचय कराती है। एक बार जब वह बाहर चली जाती है तो रोवन अपना सामान अपनी निजी अलमारी में रखने लगता है, कुछ ऐसा जो उसने शयनगृह में कभी नहीं रखा था। तभी बच्चों में से एक उसके पास आता है, अविश्वास से घूरता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि रोवन डॉर्मेट्री विंग से आया है। यह बच्चा जितना अविश्वास में है उतना ही मोहित भी लगता है। वह स्वीकार करता है कि वह छात्रावास विंग के किसी भी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला है, इसलिए सद्भावना के संकेत के रूप में वह अपना परिचय थियो के रूप में देता है। वह गोरी लड़की नूह है, बीच वाला लड़का हेडन है और उनके बाईं ओर आरक्षित लड़की लिली है। इसके बाद थियो इस जगह की खूबियों के बारे में बताता है। यहाँ उसे धमकाने वाला कोई नहीं होगा और अब उसे भीख मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ने के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, पुस्तकालय में मदद करते हैं, स्वागत कक्ष में काम करते हैं और मेहमानों की सेवा करते हैं। इस कमरे में बच्चे विशेष रूप से स्वयं पुस्तकालय का प्रबंधन करते हैं
पुस्तकों को व्यवस्थित करते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालते हैं। चूंकि रोवन उनके कमरे में नया आया है, वे उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे वहां रखने के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ही रात गहराती है, रोवन अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वह किताबों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। उनके लिए किताबों में दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है। पॉलिन का हमेशा से मानना था कि रोवन जैसे जिज्ञासु बच्चे के लिए किताबें सबसे अच्छा उपहार हैं। उसके बारे में सोचने मात्र से उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। जोन 1 में रोवन ने रिहर्सल के हिस्से के रूप में एक किताब पढ़ना समाप्त किया। फिर एमी ने उसे आज पढ़ी गई किताबें बाहर लाने का निर्देश दिया। एक बार जब वह किताबों का मोटा ढेर मेज पर रख देता है, तो महिला हर किताब के नाम नोट करना शुरू कर देती है। एक बार जब वह जांच कर लेती है, तो उसे कुछ चौंकाने वाली बात नजर आती है। पता चला कि ये सभी किताबें परियों की कहानियां हैं जिन्हें रोवन अब तक पढ़ता रहा है। इसलिए वह चाहती है कि वह जोन 2 में उपन्यासों की ओर आगे बढ़े। वह बच्चे द्वारा किए जा रहे भगवान के काम के लिए उसे उचित प्रशंसा देना नहीं भूलती। बच्चा खुश है कि वह अब जोन 2 की किताबें पढ़ सकता है। आखिरकार जोन 2 वह जगह है जहां वयस्कों द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें एकत्र की जाती हैं। वह इतना उत्साहित है कि छात्रावास के कमरे में वापस जाने से पहले वह कुछ और पढ़ना चाहता है। महिला उसे वह अनुमति देती है जिसकी उसे आवश्यकता थी, इसलिए वह सीधे जोन 2 की ओर चल देता है। लिल ब्रो अपने जीवन का सबसे अच्छा समय सभी पुस्तकों को देखने में बिता रहा है, और चाहे वह कोई भी उठाए, वह उसे तुरंत पढ़ना चाहता है। लेकिन तभी एक खास किताब उनका ध्यान खींचती है। इसका शीर्षक द बर्थ ऑफ ग्राफ्टन किंगडम एंड द यूनियन है। संघ का उल्लेख बच्चे को परिचित लगता है, कुछ ऐसा जो उसने वयस्कों से सुना था। एक बार जब वह किताब खोलता है, तो सबसे पहले वह उस महाद्वीप का नक्शा देखता है जिस पर वह रह रहा है। रियासतों में से एक, ग्राफ्टन ने एक लंबे युद्ध में जीत हासिल की और दुनिया को एक राज्य और 6 स्वायत्त रियासतों की प्रणाली में पुनर्गठित किया गया। बाद में आगे के युद्धों को रोकने और सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजा ने संघ नामक एक संगठन की स्थापना की। ये गुट शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 से अधिक वर्षों से आंदोलन कर रहा है। संघ के सदस्यों को दयालु और अच्छे इंसान माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो रोवन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्लेक जैसा कोई व्यक्ति संघ के सदस्यों को देखकर क्यों भागना शुरू कर देगा। एकमात्र निष्कर्ष यह है कि शायद संघ भीख मांगने को हतोत्साहित करता है और ब्लेक को दंडित होने का डर था। फिर ब्लेक की स्थानीय पर्यवेक्षकों के साथ बहुत अच्छी बनती है, इसलिए बात नहीं बनती। एक और संभावना है, आश्रय और संघ एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर नहीं हो सकते हैं, और किसी कारण से आश्रय उस दिन की घटनाओं को गुप्त रख रहा है। वह दिन जब यूनियन के लोगों ने उनका पीछा किया था। आश्रय स्थल के लिए इस तरह की कोई चीज छिपाने के लिए वास्तव में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इसका विचार मात्र ही उसे असहज महसूस करा रहा है। कुछ दिन हल्की हल्की हवा की तरह बीत जाते हैं। रोवन को काम का बोझ हल्का करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी की सफाई करते हुए देखा जा सकता है। वह अभी भी मैना प्रसारित करते हुए इधर उधर घूमने में पारंगत नहीं है, लेकिन यह प्रबंधनीय हो गया है। जब वह सड़कों पर भीख मांगता था, तब वह शांत बैठा रहता था और शांति से मन की सांस लेता था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। उसने इतना अभ्यास कर लिया है कि वह चलते समय या किताब पढ़ते समय भी मन का संचार कर सकता है। फिर भी उसकी मन एकाग्रता में वृद्धि नहीं हुई है। यह हमेशा बिखरता रहता है, कभी ठीक से इकट्ठा नहीं होता। यह निराशाजनक है, लेकिन उनका मानना है कि चीजों को एक समय में एक कदम उठाना अंततः उन्हें वहां ले जाएगा जहां वह होना चाहते हैं। एक विशेष दिन पर सभी बच्चे मुख्य दालान में एकत्र होते हैं। उनके सामने उपनिदेशक और एमी खड़े हैं। बिना समय बर्बाद किए उपनिदेशक आगामी वाचन कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से थियो, लिली और नूह ने कटौती की, लेकिन जब रोवन की बात आती है तो उपनिदेशक झिझकते हैं। वह उसे इस बार शामिल होने देने के खिलाफ है क्योंकि उसने अभी अभी परियों की कहानियां पढ़ी हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़का बेहद खूबसूरत है। उनकी उपस्थिति ही इस आयोजन में 4 चांद लगा देगी। इसलिए सीधे भाग लेने के बजाय उसे निरीक्षण करने और माहौल को महसूस करने का निर्देश दिया गया है। रोवन एक अच्छे व्यवहार वाला लड़का होने के नाते विचार किए जाने के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। चयन पूरा होने के साथ एमी चुने हुए बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आती है। वह सभी 10 लोगों को उचित कपड़े पहनकर रिसेप्शन हॉल में इकट्ठा होने का निर्देश देती है। इस बीच जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ, वे आपस में बड़बड़ाते हैं। यह अनुचित लगता है कि रोवन जैसे किसी व्यक्ति को तब चुना गया जब उसने अभी अभी परियों की कहानियां पढ़ी थीं। बाद में रोवन अपनी नई पोशाक में मनमोहक, परिष्कृत और निर्विवाद रूप से आकर्षक लग रहा है। थियो उसकी तारीफ करता है और रोवन प्रशंसा के साथ उसका जवाब देता है। फिर एमी उसे कार्यक्रम के लिए उसकी निर्धारित सीट तक ले जाती है। एक बार जब सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, तो दरवाजे पर दस्तक मेहमानों के आगमन का संकेत देती है। जल्द ही सभी महत्वपूर्ण हस्तियां अंदर जाने लगती हैं। महिलाओं में से एक वह है जिसने पहले रोवन को सड़कों पर पैसे मांगते हुए देखा था। हाँ, मुझे वह भी याद है। उस समय वह इतनी सुंदर छोटी लड़की को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी। यहां तक कि रोवन को भी उसकी याद आती है और वो उस दिन उसे कुछ पैसे देकर दिखाए गए दयालु भाव के लिए तुरंत अपना आभार व्यक्त करता है। महिला का नाम कैरोलिन है और ऐसा लगता है कि वह रोवन की बिना शर्त प्रशंसक बन गई है। इस हद तक कि वह उपनिदेशक से उसके बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक सकती और उसे बता रही है कि कैसे उसने पिछली सर्दियों में ब्री चौराहे पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखा था। तब वह बहुत सुंदर दिखते थे और अब वह पहले से भी अधिक अच्छे दिखते हैं।
उत्साह बढ़ाने के लिए उपनिदेशक ने खुलासा किया कि रोवन ने पढ़ना भी सीख लिया है। ये सुनकर कैरोलिन और भी अधिक रोमांचित हो जाती है और रोवन को आज एक किताब का एक अंश पढ़ने पर जोर देती है। उपनिदेशक ने विनम्रतापूर्वक बताया कि रोवन केवल आज निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए हैं। कैरोलिन के लिए यह दुखद बात है, जो उसे पढ़ते हुए सुनने के लिए बेताब थी। ये देखते हुए कि यह अतिथि रोवन के बारे में कितना उत्साही है, उपनिदेशक ने उसे परीक्षण के रूप में अंतिम अध्याय पढ़ने का प्रयास करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद रोवन की लयबद्ध और सुखद आवाज सुनकर मेहमान बिल्कुल चकित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज हर किसी को सम्मोहित कर रही है, हवा को घने प्यार और स्नेह से भर रही है, जो महिलाओं को उनके अंदर भावनाओं के उबाल से पागल कर रही है। रोवन की आवाज में भावनाओं की तीव्रता मेहमानों को हल्की हल्की आहें भरने पर मजबूर कर देती है। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। रहस्य और तीव्रता के कारण महिलाएं अपने निचले होंठ काटने लगती हैं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक बार जब वह पढ़ना समाप्त कर लेता है तो महिलाएं उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं और हर वह मधुर शब्द बोलती हैं जिसके बारे में वे सोच सकती हैं। रोवन चापलूसी को अपने सिर पर हावी नहीं होने देता और सारा श्रेय मिस डिप्टी को देता है, जिन्होंने उसकी क्षमता का दोहन करने में उसकी मदद की और उसे यह अवसर दिया। कैरोलिन ने उसे कल भी पढ़ते हुए सुनने की इच्छा व्यक्त की। उपनिदेशक ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद हम रोवन को लाइब्रेरी में अलमारियों पर रखी किताबों को इधर उधर करते हुए पाते हैं। इस बार वह ऐसी किताबें इकट्ठा कर रहा है जो उसके मन का दोहन करने और उसे उसके शरीर की गतिविधियों के साथ कुशलतापूर्वक तालमेल बिठाने में मदद कर सकती हैं। जैसे ही वह एक अच्छी किताब उठाता है, ब्लेक उसके पास आ जाता है और देखता है कि रोवन के हाथ में जो किताब है वह जीवन के आनंद, विशेषकर सेक्स के बारे में है। ब्लेक की अचानक उपस्थिति से रोवन डरने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसे पहले से ही पता था कि पीछे से कौन आ रहा है। ऐसा लगता है कि ब्लेक आज रीडिंग इवेंट में असाधारण अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रोवन को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ आए हैं। वह इस बात से थोड़ा निराश महसूस कर रहे हैं कि वह अपने जूनियर को व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हुए सुनने से चूक गए, इसलिए वह यहाँ उन्हें सुनने की आशा से पुस्तकालय आया था। रोवन रीडिंग इवेंट में शामिल न होने के लिए अपने सीनियर को दोषी नहीं ठहराते, यह समझते हुए कि ब्लेक के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। रोवन को आश्चर्य होता है कि क्या उसके वरिष्ठ के पास साझा करने के लिए कोई नया अपडेट है। इसके बाद ब्लेक ने यूनियन के उन लोगों के बारे में कुछ खुलासा किया जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। वे फिर से परेशान करने लगे हैं, इसलिए ब्लेक ने प्रशासकों के साथ मिलकर उनसे निपटने की योजना बनाई। रोवन को पूरा यकीन है कि ब्लेक द्वारा प्रशासकों की मदद करने से यूनियन के उन लोगों को गंदगी खानी पड़ेगी और उन्हें वह सबक सीखना पड़ेगा जिसके वे हकदार हैं। इन उत्साहवर्धक शब्दों को सुनने से वरिष्ठ का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। जितना वह कल के वाचन कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, उतना ही उसे डर है कि उसे इसे छोड़ना भी पड़ेगा। जबकि ब्लेक एक बहादुर व्यक्ति की तरह लगता है जो उन यूनियन लोगों के खिलाफ जाने वाला है, यह उसे असली खलनायक भी बनाता है। आखिरकार संघ का अस्तित्व ही शांति और शांति बनाए रखने के लिए है। लेकिन चूंकि ब्लेक रोवन के प्रति बहुत दयालु है, इसलिए वह हमारे लड़के की नजर में एक अच्छा इंसान है। बातचीत जारी रखते हुए रोवन ने अपने वरिष्ठ को आश्वासन दिया कि उम्मीद है कि उसे पढ़ते हुए सुनने का एक और मौका मिलेगा। आखिरकार वह भविष्य में अक्सर जोर से पढ़ता रहेगा। रोवन उसकी भलाई के बारे में अधिक चिंतित है। वह उन यूनियन लोगों से निपटने के लिए उसे शुभकामनाएं देता है। ब्लेक नन्हे बच्चे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता है। फिर वह रोवन द्वारा पकड़ी गई किताब की ओर इशारा करता है और जोर देकर कहता है कि पढ़ने के सत्र से मुक्त होने के बाद वह इसे पढ़े। इसके साथ ही सीनियर काम पर निकल जाते हैं और रोवन को ब्लेक और यूनियन के बीच की स्थिति पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि जब मन पर नियंत्रण रखने में महारत हासिल करने वाले दो लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो कैसा दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह पता लगाना चाहता है कि ताकत के मामले में वह कहां खड़ा है और क्या वह अपने सीनियर के स्तर से तुलना कर सकता है। वह अपने शरीर के भीतर मन को संघनित और प्रवाहित करना शुरू कर देता है और अनजाने में उसके हाथों में शक्ति बढ़ने के कारण वह अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को दो टुकड़ों में फाड़ देता है। दरवाजा खटखटाकर लड़के को अंदर आने के लिए कहा जाता है। रोवन को नहीं पता कि डिप्टी महिला ने उसे क्यों बुलाया। वह अपने शब्दों को एक साथ रखने की कोशिश करती है। पता चला भाई सभी कुलीन महिलाओं के बीच पसंदीदा पाठक बन गए हैं। वे केवल उसकी आवाज सुनना चाहते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि वह अकेले पढ़ रहा है या नहीं। उन चिल्लाने वाली महिलाओं ने बेचारे डिप्टी को सिरदर्द दे दिया, इसलिए उसने उनकी असंभव मांगों को पूरा करने की कोशिश की। और ठीक है, अब वह उस लड़के से यह पूछने के लिए परेशान हो गई है कि क्या वह ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है। रोवन को कोई समस्या नहीं है, इसलिए वह डिप्टी के लिए प्रयास करने को तैयार है। अगले दृश्य में डिप्टी आधिकारिक तौर पर उस दिन के लिए विशेष पाठक की घोषणा करता है, लेकिन हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है जब रोवन के बजाय थियो का नाम पुकारा जाता है। इससे लड़का हकलाने लगता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि उसे चुना गया है। डिप्टी ने लड़के के साथियों के साथ मिलकर उसे बधाई दी, यहां तक कि थियो भी दर्शाता है कि यह रोवन होना चाहिए था। नीले बालों वाला लड़का व्यक्त करता है कि रोवन की पढ़ने की क्षमता इतनी सुंदर और अच्छी है कि वह निश्चित रूप से किसी महान स्थान पर पहुंचेगा। जहां तक विशेष पाठक की बात है, थियो अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। उसे दूरी में खोता देख रोवन भी थोड़ा दुखी है कि लड़के को छोड़ना पड़ा। हालांकि नुकसान की भावना केवल थोड़ी देर के लिए ही रही, क्योंकि इसके तुरंत बाद रोवन ने अपना पढ़ना जारी रखा और अपनी काव्यात्मक आवाज से कुलीन महिलाओं को प्रभावित किया। उनके पास रोने या नुकसान को याद करने का समय नहीं था, क्योंकि वह पाठक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में व्यस्त थे। चूंकि बच्चे को भारी शेड्यूल सौंपा गया है,
डिप्टी ने उसे याद दिलाया कि उसे दिन के लिए सुबह और दोपहर दोनों सत्रों में भाग लेना होगा, जिसका अर्थ है कि वह अब से दोहरी पाली में काम करेगा। यहां तक कि डिप्टी को भी उस पर इतना दबाव डालने के लिए खेद है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसकी मांग बहुत अधिक है। इसे बोझ मानने के बजाय रोवन इसे एक अवसर के रूप में लेता है और आभारी है कि लोग उसके पढ़ने का आनंद लेते हैं। साथ ही छोटा भाई कबूल करता है कि पढ़ने के सत्र के बाद भावनात्मक तनाव के कारण वह हमेशा स्तब्ध रह जाता है, इसलिए वह अपने विचारों को शांत करने के लिए प्रत्येक सत्र के बाद एक ब्रेक अवधि चाहता है। बेशक डिप्टी भी ईमानदार लड़के की मांगों को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि वह पिछवाड़े से आगे न बढ़े। रोवन को इससे कोई दिक्कत नहीं है और वह इतना पाकर काफी खुश है। बगीचे को घूरते हुए लड़का खुद को एकांत में पाता है। यहां वह फिर से मन परिसंचरण का अभ्यास कर सकता है। अपने मन को मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों जैसी विशिष्ट स्थितियों पर केंद्रित करते हुए रोवन पुस्तक के मार्गदर्शन के अनुसार प्रयोग कर रहा है। उस एकाग्रता का अनुसरण करते हुए वह इसे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर सकता है। एक चीज जो प्रक्रिया की सफलता निर्धारित करती है वह है दृढ़ इच्छा शक्ति। क्योंकि मन को किसी के शरीर को हिलाने के लिए केवल विचार से अधिक की आवश्यकता होती है, इसके लिए इच्छा और कार्रवाई के आह्वान की भी आवश्यकता होती है। रोवन का शरीर चारों ओर घूम रहे मन से प्रकाशित है। प्रक्रिया के अंत तक वह खुद को सामान्य स्थिति में पाता है। हालांकि एकमात्र समस्याग्रस्त पहलू मन की एकाग्रता है और वह यह नहीं बता सकता कि इसका उसके शरीर या उसके कौशल से कोई लेना देना है या नहीं। लेकिन अभी के लिए लड़का इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। उसका मानना है कि किसी भी कमजोरी को कुशलतापूर्वक त्यागना अधिक महत्वपूर्ण है ताकि वह अन्य लोगों की तरह न हो जाए। जब ब्लेक लड़के को आश्रय में ले गया तो वह अपने आप चल भी नहीं पा रहा था। रोवन को संदेह था कि संघ के लोग शायद उसका पीछा करते करते थक गए हैं, जो राहत भी है और अवलोकन भी। अवलोकन यह है कि मन का उपयोग करने वाले लोग भी अंततः कमजोर और थके हुए हो सकते हैं। रोवन संग्रहित मन उपयोग के कोड को क्रैक करना चाहता है और बाहरी मन को अपने रूप में उपयोग करने की संभावना का आनंद लेता है। आखिरकार उसने पहले ही अपनी आवाज में मन भरकर और इसे आउटपुट के रूप में भेजकर अपने सिद्धांत के अनुप्रयोग का परीक्षण कर लिया है। यह बाहरी मन को तब तक बदलने की संभावना का द्वार खोलता है जब तक उसका एक विशिष्ट आकार या स्वरूप है। रोवन संभावना के साथ खेलता है और जब वह एक पत्ते को ऊपर उठाता है तो उसे एक आश्चर्यजनक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगले दृश्य में विशेष पाठक को एक बार फिर चुना जाता है और इस बार वह लिली है। बेशक थियो की तरह उसकी सराहना की गई और उसे सुरक्षित रहने के लिए कहा गया, लेकिन किसी अजीब कारण से लिली रोवन के सामने घबरा गई और अवाक रह गई, जिससे वह काफी भ्रमित हो गया। लड़की लड़के के प्रति अपने प्यार को कबूल करने में हकलाती है, लेकिन दुर्भाग्य से जब अन्य बच्चे स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तिगत भ्रम के बारे में चर्चा करने लगते हैं तो वह चुप हो जाती है। ये जानते हुए कि रोवन उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है, वे विश्वास नहीं कर सकते कि उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार छोड़ दिया गया। इस बिंदु पर वे निश्चित हैं कि इसमें डिप्टी का हाथ है। उनका मानना है कि वह संस्थान के लिए सिर्फ एक सोने की मुर्गी है क्योंकि वह बहुत अधिक लाभ लाता है। बेचारी लिली की स्वीकारोक्ति नष्ट हो जाती है, खासकर जब रोवन उससे दोबारा ऐसा कहने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चूक गया था। लेकिन हाँ, लिली रोते हुए चली जाती है और अपने प्यार को कबूल करने का मौका खो देती है। जहां तक रोवन का सवाल है, लड़का चिंतन की स्थिति में व्यस्त है और याद कर रहा है कि कैसे सभी विशेष पाठक एक अच्छे परिवार में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वह अपने जीवन के व्यापक अनुभव के साथ एक नई दुनिया का अनुभव कर सकता है। इस तरह वह मन भंडारण के बारे में और भी तेजी से सीख सकता है। लड़के की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अगले ही दिन अपने एक ब्रेक के दौरान वह पिछली बार की तरह उसी उत्तोलन तकनीक का प्रयोग कर रहा है। बार बार प्रक्रिया के कारण रोवन को इसका उपयोग करना आसान लगता है। अचानक उसे पास में मैना की एक बैंगनी स्ट्रिंग महसूस होती है और उसने देखा कि एक आदमी परिधि के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जो वास्तव में उसे संस्था में लाया था। लड़का भारी गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर जाता है और लड़के को आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि उसका मन लुप्त हो रहा है। अचानक एक और आदमी तेजी से उसके पीछे आता है और उसकी स्थिति की जांच करता है। वे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ और उनकी बातचीत में यूनियन शब्द निकल जाता है। रोवन को इसके बारे में पता चलता है और उससे कहा जाता है कि वह चुपचाप अंदर वापस चले जाए, बिना यह दिखावा किए कि ऐसा कभी हुआ है। बच्चा अभी भी सदमे में है, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दोपहर का पढ़ने का सत्र वास्तव में अचानक सूचना पर रद्द कर दिया गया है और बच्चों को सख्ती से अपने छात्रावासों में लौटने के लिए कहा गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए बच्चे असमंजस में हैं। एमी अपना ध्यान रोवन पर केंद्रित करती है और लड़के से तैयार होने का आग्रह करती है क्योंकि इस बार वह विशेष पाठक है। आखिरी बार कार्यक्रम की तैयारी करते हुए लड़का उदास लग रहा है। वह एमी की कड़ी टिप्पणी को याद करता है जिसमें उसके चेहरे पर सामान्य सहानुभूति का अभाव था। उन 2 व्यक्तियों के साथ पहले जो हुआ उसे याद करते हुए उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे दोपहर के पढ़ने के सत्र को रद्द करने में भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि लड़का अनिश्चित है, वह आगे बढ़ता है और देखता है कि एमी तैयार है और प्रायोजक के पास जाने के लिए तैयार है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि इस आश्रय स्थल पर कुछ और ही चल रहा है। बच्चे की अच्छी तरह से तैयार पोशाक देखकर वह एक पल के लिए चकित हो जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती है और बच्चे को उसके पीछे चलने का निर्देश देती है। रोवन सवाल करता है कि क्या उसे कैरोलिन द्वारा गोद लिया जा रहा है क्योंकि यह एक अच्छा अंत हो सकता है, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि यह वास्तव में कोई और है। लेकिन एमी एक बार फिर एक शब्द भी नहीं कहती है।
वे राहत आश्रय स्थल की ओर अपना रास्ता बनाते हैं जिसे एनेक्स कहा जाता है, जो उसे पहले की तुलना में अधिक अंधकार में और अंधकार में स्थान प्रतीत होता है।